सन 1984 भारत का एक हिस्सा धीरे धीरे डर के अंधेरे में डूब रहा था। पंजाब, जहां कभी खेतों में सिर्फ सरसों लहराती थी, जहां गुरुद्वारों से शांति की आवाज आती थी, जहां लोग रात देर तक ढाबों पर बैठकर हंसते थे, अब वही पंजाब गोलियों की आवाज से कांप रहा था। हर सुबह अखबारों में नई मौतों की खबर छपती थी। कहीं पुलिस पर हमला, कहीं बस में फायरिंग, कहीं किसी अधिकारी की हत्या। और सबसे डरावनी बात यह थी, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि दुश्मन आखिर है कौन, क्योंकि वो कोई सेना नहीं थी जो सीमा पर खड़ी दिखाई दे। वो लोगों के बीच छिपा हुआ एक साया था, कभी किसी ट्रक ड्राइवर के रूप में, कभी किसी दुकानदार के रूप में, और कभी किसी धार्मिक भीड़ के भीतर। पूरा पंजाब धीरे धीरे शक में बदल चुका था। लोग अपने ही पड़ोसियों से डरने लगे थे। रात होती ही सड़कें खाली हो जाती थीं, दुकानों के शटर जल्दी गिर जाते थे और घरों के दरवाजे अंदर से बंद हो जाते थे। लेकिन इसी अंधेरे के बीच भारत की खुफिया एजेंसियां एक और डरावनी सच्चाई समझ चुकी थीं। ये हिंसा सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहने वाली थी। कुछ बहुत बड़ा तैयार हो रहा था। सीमा पार से पैसा आ रहा था, हथियार आ रहे थे, और भारत के अंदर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा रहा था जो देश को भीतर से तोड़ सकता था। दिल्ली में लगातार गुप्त बैठकें हो रही थीं। खुफिया रिपोर्ट्स मेजों पर फैली थीं। सीमा के नक्शों पर लाल निशान बने थे। कुछ नाम बार बार सामने आ रहे थे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा था। आखिर दुश्मन की अगली चाल क्या है? क्योंकि एजेंसियों के पास खबरें तो थीं, लेकिन नेटवर्क के अंदर तक पहुंचने वाला कोई नहीं था। जो भी जानकारी देने की कोशिश करता या तो गायब हो जाता या अगली सुबह उसकी लाश मिलती। डर इतना गहरा था कि लोग सच बोलने से पहले चारों तरफ देखने लगे थे। और तभी भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसा फैसला लिया जो बेहद खतरनाक था। उन्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो दुश्मनों के बीच जाकर उनकी दुनिया का हिस्सा बन सके। कोई ऐसा जो महीनों तक अपनी असली पहचान मिटाकर जी सके। कोई ऐसा जो मौत के बीच बैठकर भी सामान्य दिखाई दे। और तभी एक नाम सामने आया, अजीत डोवाल। उस समय तक वो कई कठिन मिशनों का हिस्सा रह चुके थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों के दिमाग को पढ़ना। वो जानती थी कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं। दिल्ली में हुई उस गुप्त बैठक में जब मिशन समझाया गया तो कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि हर कोई जानता था अगर ये मिशन असफल हुआ तो एजेंट को बचाना लगभग नामुमकिन होगा। यहाँ तक कि आधिकारिक रूप से सरकार उसे पहचानने से भी इनकार कर सकती थी। लेकिन अजीत डोवाल ने बिना हिचकिचाए मिशन स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो भारत की एकता की परीक्षा बन चुका था। कुछ दिनों बाद उनकी असली पहचान गायब हो चुकी थी। अब वो कोई अधिकारी नहीं थे, न कोई सुरक्षा, न कोई सरकारी पहचान। अब वो सिर्फ एक आम आदमी थे जो अमृतसर की गलियों में घूमता था, ढाबों पर बैठता था और हर रात एक छोटी सी चाय की दुकान पर जाकर घंटों चुपचाप लोगों को देखता था। वो चाय की दुकान शहर के पुराने हिस्से में थी। टूटी हुई लकड़ी की बेंच, धुएं से काली पड़ी छत, मिट्टी के चूल्हे पर उबलती चाय, और वहां आने वाले कुछ ऐसे लोग जो हमेशा धीमी आवाज में बात करते थे। पहले कई दिनों तक अजीत डोवाल सिर्फ सुनते रहे, कौन किससे मिलता है, कौन अचानक खामोश हो जाता है, कौन सीमा की बात आते ही इधर उधर देखने लगता है। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया, इस दुकान पर सिर्फ चाय नहीं बिकती थी, यहाँ खबरें भी चलती थी। एक रात उन्होंने देखा, दो आदमी दुकान के कोने में बैठे थे। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन एक शब्द साफ सुनाई दिया, खेप। दूसरे आदमी ने पूछा, सीमा पार से कब आएगी? पहला आदमी बोला, इस बार रास्ता बदल दिया गया है। बस यही वो पल था जिसने इस मिशन को एक नई दिशा दे दी। अब ये साफ हो चुका था कि हथियारों की सप्लाई हो रही थी, लेकिन सवाल था कहां से, कैसे और किसके जरिए। उस रात के बाद अजीत डोवाल ने उन लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि कुछ खास चेहरे हर तीसरे दिन दुकान पर आते थे। वे कभी ज्यादा देर नहीं रुकते थे, लेकिन हमेशा नक्शों, रास्तों और सामान की बात करते थे। धीरे धीरे उन्होंने उन लोगों का भरोसा जीतना शुरू किया। वो खुद को सरकार विरोधी दिखाते, कभी कभी गुस्से में बातें करते, और कई बार जानबूझकर ऐसी बातें कहते जिससे सामने वाले को लगे कि वो भी उसी सोच का हिस्सा है। यही इस मिशन का सबसे कठिन हिस्सा था। उन्हें हर पल एक झूठी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। अपने ही देश के खिलाफ बातें करनी पड़ती थी ताकि दुश्मन उन पर भरोसा कर सके। लेकिन यही रास्ता था। दिन बीतते गए, धीरे धीरे कुछ लोग उन्हें अपना आदमी समझने लगे। और फिर एक रात एक दाढ़ी वाला आदमी उनके पास आकर बैठा। उसने धीरे से पूछा, सिर्फ बातें करेगा या सच में काम भी करेगा? ये सवाल साधारण नहीं था, ये एक परीक्षा थी। अगर जवाब गलत होता तो शक शुरू हो जाता,
लेकिन अजीत डोवाल बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने चाय का घूंट लिया और बोले, जो आदमी सिर्फ बातें करता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। कुछ सेकंड तक वो आदमी उन्हें घूरता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और उसी रात पहली बार उन्हें नेटवर्क के अंदर जाने का मौका मिला। अगली रात एक पुरानी जीप उन्हें लेने आई। जीप में बैठे लोग चुप थे, किसी के चेहरे पर भरोसा नहीं था। अमृतसर की रोशनी पीछे छूटती गई। जीप खेतों, सुनसान रास्तों और अंधेरी पगडंडियों से गुजरती रही। करीब 2 घंटे बाद वे एक पुराने फार्म हाउस पर पहुंचे। बाहर हथियारबंद लोग खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ शक था। अंदर जाने से पहले उनकी तलाशी ली गई। उस पल अगर किसी को उनकी असली पहचान का जरा सा भी अंदाजा हो जाता तो वहीं गोली मार दी जाती, लेकिन उन्हें अंदर जाने दिया गया। कमरे के भीतर जो उन्होंने देखा उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। टेबलों पर फैले थे नक्शे, दीवारों पर भारत के कई शहरों के नाम लिखे थे। कोनों में AK-47 राइफलें रखी थी, लकड़ी के बक्सों में ग्रेनेड भरे थे और एक कोने में विदेशी वायरलेस सेट रखे थे। ये सिर्फ कुछ उग्रवादी नहीं थे, ये एक संगठित नेटवर्क था। और तभी कमरे में बैठी एक आदमी ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, अगली बार ऐसा हमला होगा कि दिल्ली तक डर पहुंच जाएगा। उस पल अजीत डोवाल समझ चुके थे मामला उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम था ये जानकारी बाहर पहुंचाना, क्योंकि अब उन पर नजर रखी जा रही थी। उनका हर कदम, हर शब्द, हर हरकत जांची जा रही थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गुप्त संकेतों और कोड वर्ड्स के जरिए संदेश भेजना शुरू किया। कभी अखबार के पन्नों में निशान लगाकर, कभी तय जगहों पर छोटे नोट छोड़कर और कभी सिर्फ एक फोन कॉल में कुछ खास शब्द बोलकर। धीरे धीरे भारतीय एजेंसियों के सामने पूरी तस्वीर आने लगी। सीमा पार से हथियारों के रास्ते, पैसे भेजने वाले लोग, गुप्त ट्रेनिंग कैंप और भारत के अंदर मौजूद स्लीपर सेल। लेकिन इसी बीच नेटवर्क के लोगों को एहसास होने लगा कि उनके बीच कोई मुखबिर है। अब माहौल बदल चुका था। पहले जहां धीमी हंसी सुनाई देती थी, अब वहां डर और शक था। हर आदमी दूसरे आदमी को घूर रहा था। और फिर एक रात सब कुछ लगभग खत्म हो गया। चाय की उसी दुकान पर एक हथियारबंद आदमी सीधे अजीत डोवाल के सामने आकर बैठ गया। उसने मेज पर पिस्तौल रखी और धीरे से कहा, सुना है तू बहुत सवाल पूछता है। पूरा माहौल शांत हो गया। चाय वाले के हाथ कांपने लगे। दुकान के बाहर खड़ी 2 आदमी लगातार उनकी तरफ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बस एक इशारे का इंतजार हो। लेकिन अजीत डोवाल बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने आराम से चाय उठाई, एक घूंट लिया और बोले, सवाल पूछने वाला आदमी खतरनाक नहीं होता, खामोश रहने वाला होता है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दुकान के भीतर सिर्फ चूल्हे की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, पिस्तौल उठाई और बिना कुछ बोले चला गया। लेकिन उस रात के बाद अजीत डोवाल समझ चुके थे, अब समय बहुत कम है। अगर जल्दी कुछ बड़ा नहीं किया गया तो देश में भयानक हमला हो सकता है। अब नेटवर्क पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका था। मुलाकातों की जगह बदल दी गई, कोड वर्ड बदल दिए गए और हर नए आदमी पर निगरानी शुरू हो गई। यहाँ तक कि कई बार अजीत डोवाल को भी अचानक अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं वो किसी एजेंसी से जुड़े तो नहीं। एक रात उन्हें शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में बुलाया गया। अंदर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। कमरे में बैठे लोगों के चेहरे आधे अंधेरे में छिपे हुए थे। तभी एक आदमी ने अचानक पूछा, अगर कल तुझे पुलिस पकड़ ले तो तू सबसे पहले किसका नाम बताएगा? ये सवाल असली जवाब के लिए नहीं था, ये डर देखने के लिए था। लेकिन अजीत डोवाल ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, जो आदमी डर कर नाम बताता है वो पहले ही मर चुका होता है। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक आदमी हंसा और बोला, लगता है ये आदमी सच में हमारा है। लेकिन सच तो ये था, वो आदमी उसी पल भारत के लिए अपनी जान दांव पर लगाए बैठा था। अब मिशन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित नहीं था, अब उन्हें नेटवर्क की अगली बड़ी कदम का पता लगाना था। और तभी उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पूरी एजेंसी को हिला दिया। सीमा पार से हथियारों की सबसे बड़ी खेप आने वाली थी। AK-47 राइफलें, RDX, ग्रेनेड, विदेशी संचार उपकरण। अगर ये खेप पंजाब पहुंच जाती तो हालात फिर से खून में डूब सकते थे। अब पूरा ऑपरेशन उसी पर टिका था। भारतीय एजेंसियों ने तैयारी शुरू कर दी। सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई, गुप्त टीमें तैनात की गई, संदिग्ध ट्रकों की सूची तैयार हुई और हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन सबसे अहम जानकारी अभी भी अंदर से ही आ रही थी, और वो जानकारी दे रहा था एक आदमी जो हर रात उसी चाय की दुकान पर बैठता था। अब अजीत डोवाल को हर कदम बेहद सावधानी से उठाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती होती तो न सिर्फ उनका मिशन खत्म हो जाता, बल्कि देश पर होने वाला हमला रोकना भी मुश्किल हो जाता। उन्होंने नेटवर्क के कुछ लोगों को ये कहते सुना कि इस बार सामान पहले से ज्यादा बड़ा है। एक आदमी बोला, इस बार सिर्फ पंजाब नहीं, पूरा देश हिलेगा। ये सुनते ही अजीत डोवाल समझ गए कि खतरा उनकी उम्मीद से कहीं बड़ा है। अब एजेंसियों को सही समय और सही जगह चाहिए थी, लेकिन दुश्मन भी
बेहद चालाक था। रास्ते बदले जा रहे थे, वाहनों के नंबर बदले जा रहे थे और हर कुछ घंटों में योजना बदल दी जाती थी। फिर भी धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी। एक गुप्त संदेश दिल्ली पहुंचा। उसमें सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, बारिश वाली रात, पुराना रास्ता, 3 ट्रक। बस यही वो जानकारी थी जिसका महीनों से इंतजार था। और फिर वो रात आई। आसमान में काले बादल थे, बारिश लगातार हो रही थी, सड़कें कीचड़ से भर चुकी थी। सीमा की तरफ कुछ ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उधर भारतीय एजेंसियां तैयार थीं। हर टीम अपने स्थान पर थी। सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार था और वो सिग्नल आया, एक छोटा सा कोड वर्ड। बस उसके बाद चारों तरफ हलचल शुरू हो गई। जैसे ही ट्रक तय जगह पर पहुंचे, भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अचानक गोलियों की आवाज रात में गूंज उठी। कुछ लोग भागने लगे, कुछ ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। बारिश, गोलियां, चीखें, पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन चुका था। कीचड़ में दौड़ते जवान, अंधेरे में चमकती गोलियां और हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन कुछ ही देर में ऑपरेशन खत्म हो गया। कई लोग पकड़े गए, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और सबसे बड़ी बात, उन हथियारों के साथ ऐसी दस्तावेज मिली जिनमें भारत के कई शहरों पर हमलों की योजनाएं थी। अगर वो ऑपरेशन सफल हो जाता तो शायद देश ने एक और भयानक दौर देखा होता। उस रात सिर्फ हथियार नहीं पकड़े गए थे, भारत के खिलाफ रची जा रही एक बहुत बड़ी साजिश टूट गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब दुश्मन बौखला चुका था। उन्हें पता था कि उनके बीच कोई ऐसा आदमी है जिसने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया। अब हर तरफ खोज शुरू हो चुकी थी। नाम नहीं पता था, चेहरा नहीं पता था, लेकिन इतना तय था, वो आदमी अभी भी उनके बीच मौजूद था। और यही इस मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि अब अजीत डोभाल सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे थे, अब वो खुद शिकार बन चुके थे। एक रात जब वो उसी चाय की दुकान से उठकर जा रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सड़क सुनसान थी, बारिश की बूंदें टूटे हुए खंभों पर गिर रही थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने कदम तेज किए। पीछे चलने वाले आदमी ने भी कदम तेज कर दिए। अब शक यकीन में बदल चुका था, लेकिन उन्होंने भागने की गलती नहीं की, क्योंकि भागना मतलब डर दिखाना था, और डर इस खेल में मौत बुलाने जैसा था। कुछ सेकंड बाद वो अचानक रुके और पीछे मुड़े। अंधेरे में खड़ा आदमी उन्हें घूर रहा था। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर वो आदमी बिना कुछ बोले मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन उस रात के बाद अजीत डोभाल समझ चुके थे, मिशन अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। फिर भी उन्होंने काम जारी रखा, क्योंकि अब पीछे हटना संभव नहीं था। धीरे धीरे नेटवर्क टूटने लगा, कई आतंकी पकड़े गए, सीमा पार से आने वाले रास्ते बंद होने लगे, फंडिंग कमजोर पड़ने लगी, और सबसे अहम बात, लोगों के मन से डर धीरे धीरे कम होने लगा। पंजाब वापस सामान्य होने लगा, बाजार खुलने लगे, रात में फिर रोशनी दिखने लगी, ढाबों पर फिर हंसी सुनाई देने लगी। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात आज भी वही है। इतना बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन किसी बड़े युद्ध कक्ष से शुरू नहीं हुआ था, ना किसी हाईटेक सिस्टम से, बल्कि एक छोटी सी चाय की दुकान से, जहां लोग सिर्फ चाय पी रहे थे और एक आदमी अपनी पहचान मिटाकर देश बचाने की तैयारी कर रहा था। इतिहास में कुछ लोग दिखाई देते हैं और कुछ लोग इतिहास बदलकर भी खामोश रह जाते हैं। अजीत डोभाल उन्हीं लोगों में से एक थे, क्योंकि कई बार देश की सबसे बड़ी लड़ाइयां सीमा पर नहीं लड़ी जाती, वे लड़ी जाती हैं अंधेरी गलियों में, झूठी पहचानों के पीछे, और उन चाय की दुकानों पर जहां दुनिया को सिर्फ धुआं दिखाई देता है, लेकिन असल में वहीं इतिहास लिखा जा रहा होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और रहस्य से भरी कहानियां हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि देश की सबसे बड़ी लड़ाइयां हमेशा सीमा पर नहीं लड़ी जाती? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि कैसे एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरू हुआ था भारत का एक सबसे खतरनाक सीक्रेट ऑपरेशन। और अगर आप ऐसी ही सस्पेंसफुल, इमोशनल और आंखें खोल देने वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।